तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम महतो एक इंटरव्यू में बोले कि मुझे मंत्री और राज्यसभा दोनों का ऑफर आया और काफी कुछ बोले जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। संभवतः आप मंत्री बन जाएंगे, खैर ऐसा चर्चा जेएमएम में शामिल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा शामिल किसी में नहीं आपको रात को 12 बजे फोन आया था, ऐसा कुछ क्या? ये बातें अभी मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं। हमें स्पष्ट रात 11-12 बज रहा था, दिल्ली की एक टीम हमारे डुमरी में आकर बैठी थी और हमें गठबंधन के लिए फोर्स कर रही थी कि भाई आप गठबंधन को मान जाइए। हमने कहा नहीं सर, इस बार तो हम लोग ठाने हैं कि हम लोग आंक लेंगे कि झारखंड में कोई नई राजनीति की संभावना है या नहीं है। नए युवा जिनके पिता, जिनके दादा, जिनकी दादी, जिनके घर में कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखता हो, ऐसे युवा राजनीति में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ये हम आंक लेंगे। इसलिए गठबंधन नहीं करेंगे। यकीन मानिए अगले दिन 4 बजे आचार संहिता का घोषणा होता है और मात्र 30 दिन का समय, पहली बार झारखंड में 30 दिन में चुनाव कराया जाता है। तो इसके पीछे एक कारण जयराम महतो भी था, क्योंकि यहां से जो फीडबैक गया था कि जयराम महतो बहुत ही जबरदस्त स्पीकर है, वह जितनी जनसभाओं में पहुंचेगा उतना वोट इंक्रीज होगा। आप ऐसा कुछ कीजिए कि इस लड़के को एज ए स्पीकर कहीं जाने ही मत दीजिए, इसका वोट का परसेंटेज गिर जाएगा। मतलब चुनाव आयोग पर आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, चुनाव आयोग तो आज निष्पक्ष रहा कहां, ये तो पूरा देश जानता है, पूरे राज्य जानता है वो निष्पक्ष रहा कहां। तो ये एक मेरी सच्चाई है, मेरी आप बीती है। मैं सार्वजनिक मंच पर हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरा मानना है उस रात को अगर हम गठबंधन धर्म को स्वीकार या मान लेते तो शायद इस बार भी चुनाव 4 या 5 चरण में होता। चूंकि 2019 का चुनाव आप भी जानते हैं 5 चरणों में हुआ था, इस बार का चुनाव मात्र 2 चरणों में हुआ। अगर 5 चरण में होता तो मैं गारंटी देता हूं और 2-4 सीटें हमारी बढ़ती। चूंकि मुझे अपने शब्दों पर, मुझे अपने भाषणों पर पूरा भरोसा था कि मैं अगर जनता से कनेक्ट हो जाऊंगा तो वोट में इजाफा होगा। अच्छा जयराम, अब क्या लगता है कि अब जो है गठबंधन की ओर जाएंगे, चूंकि आपने अपना आकलन कर लिया? 1 साल का अनुभव किया। अगर सिद्धांत की बात करूंगा तो गठबंधन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं अपने जनता की बात करूंगा, जिस जनता ने मुझे चुना है, जिस जनता ने मुझे चुना नहीं है, पसीना बहाकर उन्होंने एक रुपये इकट्ठे करके उन्होंने साग सब्जियां, और अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां चावल अभी भी जमा है, जो उन्होंने चुनाव के टाइम दिया था चंदा के रूप में कि इस चावल को बेच के पैसा इकट्ठा कीजिए, अभी कई क्षेत्र में है। तो जिन्होंने मुझे चुना है, अगर मैं उनकी सोचूं तो सिद्धांत एक तरफ, सत्ता एक तरफ। तो मैं अगर अपने लिए सोचूं तो सिद्धांत होना चाहिए और जनता के लिए सोचूं तो सत्ता होना चाहिए। तो इसका अर्थ है मोदी या हेमंत, किसे चुनेंगे? वो परिस्थितियां तय करेंगी। माने आप किधर भी जा सकते हैं, वो परिस्थितियां तय करेंगी। चूंकि मेरा मानना है कि मैं अपने आप को मान रहा हूं, मैं किधर भी रहूं, मैं कैसे भी रहूं, अगर मेरे विचार सही है, मेरे कार्य करने का तरीका सही है, तो मैं जनता के लिए हमेशा आइडियोलॉजी में बहुत अंतर है जयराम जी। आप अगर आइडियोलॉजी की बात करें, आइडियोलॉजी में अंतर रहता है, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं कि आप कैसे काम जनता का निकालते हैं, कैसे उनका काम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जनता के लिए मैं अब जो भी निर्णय लूंगा उस जनता क्या आने वाले दिनों में हम लोग ये देख सकते हैं कि जयराम महतो एनडीए या फिर कांग्रेस जेएमएम वाली? देखिए, किसी भी संभावनाओं से अब इनकार नहीं कर सकते हैं, या हो सकता है आने वाले दिन कुछ ऐसा होगा कि हमारी जो सिंगल थर्ड फ्रंट है वो और ज्यादा मजबूत होगी। चूंकि अभी देख रहे हैं क्या हालात हैं अंदर, खासकर आप लोग के माध्यम से सूचना मिलती है कि गठबंधन इस ओर जाएगा, इस ओर जाएगा। तो राजनीति में कब कैसा मोड़ आएगा, कब कैसा करवट लिया जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। हम लोग इतना जानते हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे तो आगे चर्चा तो ये भी थी कि जयराम महतो हो सकता है मंत्री बन जाएं। नया जो गठबंधन का एक फॉर्मूला आया था उसमें संभवतः आप मंत्री बन जाएंगे, जेएमएम में शामिल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा शामिल किसी में आपको रात को 12 बजे फोन आया था, ऐसा कुछ क्या? नहीं, ऐसा फोन नहीं आया था। जो आया था विधानसभा चुनाव से पहले आया था, लोकसभा चुनाव के बाद आया था। क्योंकि लोकसभा चुनाव तक लोगों को यही लगता था कि वोट में, भीड़ में और भाषण में अंतर होता है, लेकिन मैंने ये साबित कर दिया कि भीड़ भाषण को वोट में तब्दील किया जा सकता है। उसके बाद लोगों ने मुझे सीरियस लिया, राज्यसभा तक का भी हमें सीट ऑफर किया था, लेकिन हमने वही कहा कि हम झारखंड की राजनीति में एक पैटर्न सेट करना चाहते हैं कि भाई कोई आम लड़का, पढ़ा लिखा, तेज, काबिल, होनहार लड़का राजनीति में अगर आए तो जयराम महतो का रास्ता खोलना होगा। मैंने रास्ता खोल दिया। तो थर्ड फ्रंट की शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं? थर्ड फ्रंट की एक शुरुआत कर लीजिए, आप उसके मुखिया हो जाइए, लोगों को जोड़िए। अभी समय है और हम लोग उस पर भी आगे सोचेंगे। यानी ये जो आप बातें कह रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में जो राज्यसभा का ऑफर आपको हुआ था, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से?
छोड़िए वो सब सार्वजनिक नहीं किया जाए, ठीक है। कुछ कुछ बताइएगा तभी ना लोग भी देखेंगे कुछ। बस इतना जानिए कि राज्यसभा जाहिर सी बात है केंद्रीय पार्टी ही आई आपको ऑफर करेंगी राज्यसभा से लेकर। और आपको और एक जानकारी बता दे, धनबाद और गिरिडीह तो हमको चुनने का ऑफर था, चुनने का ऑफर था। चुन लीजिए कि धनबाद बहुत लोकसभा बड़ी बात लड़ेगा। कह रहे हैं मंच पर, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि और शायद पहली बार भी। हाँ, एक मैंने 28-29 साल का लड़का, उसे नेशनल पार्टियां कह रही है कि आप लोकसभा चुन लीजिए। और अगर हम चुन लेते हैं तो हो सके आज हम धनबाद, एक पार्टी से धनबाद और गिरिडीह और एक पार्टी से हजारीबाग और रांची, मैंने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने ऑफर दो कर दिया। राष्ट्रीय पार्टियों का हमें ऑफर था। एक पार्टी से कि आप धनबाद गिरिडीह में किसको सेलेक्ट करते हैं, और एक पार्टी से रांची और हजारीबाग में सेलेक्ट। जनता समझ गई कोई किसने ऑफर अब किया जनता, खैर जनता बहुत जागरूक है, जनता को नहीं, जानने लेकिन के लिए- अब जयराम जी पूरी तरह से समझदार हैं, अब देख सुनकर सब चीज समझेंगे, अब वो करेंगे मुझे लगता है। जयराम जी के बारे में कहा जाता है कि अब वो परिपक्व हो रहे हैं। होना पड़ता है, परिस्थितियां आपको बना देती हैं। जयराम जी, कई बातें जो आप कहते हैं वो बहुत व्यवहारिक नहीं लगता है, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि उसे व्यवहारिकता में ले आए। जैसे आपने कहा कि विधानसभा की तरफ से जो आप चूंकि विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं, आपको एक आवास का भी ऑफर हुआ था। आपने बोला मुझे वो आवास नहीं चाहिए, वो आवास को अगर के बदले अगर पैसा मिलता है तो छात्रवृत्ति की पैसा जो है वो छात्रों को दे दी जाए। आप बोले कि आजीवन बिना चप्पल के सदन में जाएंगे, आप जाते हैं, अभी तक तो जा रहे हैं, अब भविष्य का पता नहीं। लेकिन ये दो बातें, ये व्यवहारिक तो नहीं लगता है, लेकिन आप व्यवहारिकता में बदलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। भला कौन विधायक आवास नहीं लेगा? नहीं, मैंने बिल्कुल आज भी कह रहा हूं, इस मन से कह रहा हूं, चूंकि आवास का निर्णय लेना माननीय मुख्यमंत्री अथवा विधानसभा अध्यक्ष महोदय का होता है, तो मेरी बात जाहिर से उन तक जाएगी। तो वह बिल्कुल, अगर वह मेरे आवास का नीलाम करना चाहे तो मैं बिल्कुल उन्हें नहीं रोकूंगा। और मैं बिल्कुल, लेकिन अगर आवास मुझे अलॉट हो चुका है, आवास नंबर 14 है, अगर मैं उस आवास में जाऊंगा तो निस्संदेह मैं अपने क्षेत्र के, अपने आसपास के ऐसे युवा जो रांची में रह के पढ़ाई करते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि मेरे आवास में आकर रहें, अनुशासन के साथ रहें और बिल्कुल मेरे आवास की देखभाल करें। देखभाल नहीं करें बल्कि आप वहां रह के पढ़ाई करें। तो आप वहां रहेंगे नहीं रहेंगे? आप रहेंगे ही। हम लोग तो 10 दिन में एक बार जाएंगे, जो विधानसभा की मीटिंग होती है हम लोग 10 दिन में एक बार अरे जाएंगे। शादी कीजिएगा तो जाइएगा ना वहां फिर। नहीं, फिर भी हम लोग तो 10 दिन में जाएंगे, अपना क्षेत्र है, अब क्षेत्र को छोड़ के तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। नहीं, अगर पत्नी का डिमांड हो गया मैंने तो पत्नी को भी पत्नी का उसी घर में डिमांड हो रखेंगे, पत्नी को भी उसी घर में रखेंगे, वहां नहीं लेके जाएंगे। नहीं, जाहिर सी बात है, अगर मान के चलिए हम लोग का विवाह भी होता है तो मान हमारे लीजिए साथ क्यों? साथ हमारे साथ साथ हमारी पत्नी को भी ट्रेवल करना होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम धनबाद में रहे, हम गिरिडीह में रहे तो वो वहां रहेंगे, और फिर अगर हम रांची गए तो हमारे साथ उनको भी रांची जाना होगा। तो ऐसा नहीं, हम नहीं, आपकी विचारधारा बहुत क्रांतिकारी है। संभव है कि उसी विचारधारा की एडजस्ट कोई- कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे आप? देखिए, सही बात आप बोले, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जनरली खासकर हम जिस समाज से आते हैं, अगर वहां कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर वह कोई 3rd या 4th ग्रेड की नौकरी में ज्वाइन कर लेता है तो उसके रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, विधायक बनने के बाद अभी तक चर्चा नहीं हुआ।